अभी जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है क्या है, क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण है वह इवोल्यूशनरी है। क्या है? इवोल्यूशनरी है, यानी विकासी उद्विकासी है। बात समझ में आया? ये भी जानते हैं कि जो पहले वाले आते हैं कम डेवलप रहते हैं और जो बाद वाले आते हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं। बात समझ में आया? विकसित का मतलब क्या हो गया? उनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक स्तर, बात समझ में आया? ये सारी चीजें ठीक है। तो हम लोग पिछले पहले पढ़े थे प्लेटी हेलमेंथी और एसके एल्मेंथी। अब जो नया फाइलम है एनीलिडा। ठीक है, अब एनीलिडा ये देखो ये लैटिन शब्द है, यार मतलब हमेशा याद रखना लैटिन। ठीक है, जब भी लिखिए पूरा लिखिए लैटिन शब्द है। इसका मतलब नूअल्स का मतलब होता है लिटिल रिंग। बात समझ आया? लिटिल रिंग। ये ऐसे जंतु होते हैं इनका शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। इनका शरीर क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। जैसे आप केचुआ देखिए, केचुआ देखेंगे लीच यानी जोक देखेंगे तो ये इसमें रखे गए हैं। तो एनुअल्स का मतलब क्या हो गया? लिटिल रिंग, छोटा सा रिंग। बात समझ आई? कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? लैटिन। थोड़ा देखना लैटिन और लैटिन में अंतर है। आर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? सवेरे शाम वाला हो जाएगा। लैटिन लगा दोगे तो भाषा। लेकिन अक्सर देखते हैं बड़े बड़े लोग, बड़ा होता है अच्छे खाने बड़े लोग भी लैटिन शब्द का यूज करते हैं। लैटिन इज नॉट सुटेबल टर्मिनोलॉजी फॉर दैट पर्पस। बात समझ आए? उसको कहते हैं लैट्रिन और ये क्या है? लैटिन। बात समझ रहा है? ये भाषा है। अब देखिए इस संघ के जंतु होते हैं एक्वेटिक होते हैं। देखिए एक्वेटिक, इस संघ के जंतु क्या होंगे? एक्वेटिक। ये एक्वेटिक में मैरीन भी हो सकते हैं यानी समुद्र जलीय भी हो सकते हैं अथवा फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल लिखा गया है। इस फाइलम में इस के जंतु क्या है? एक्वेटिक है, जलीय होते हैं। अब जलीय में क्या हो सकते हैं? मैरीन समुद्री भी हो सकते हैं और क्या होगा? फ्रेश वाटर यानी नहीं तो आप पोखरों में जो पाया जाने वाला जल होता है उसमें पाए जाने वाले होते हैं। बात समझ में आया? यहाँ लिखा गया टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, स्थल पे भी पाए जाने वाले होते हैं। तो क्या हो गया? एक्वेटिक यानी जलीय भी हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल स्थलीय हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देख लेंगे ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी। फ्री लिविंग समझते हैं ये स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने वाला फ्री लिविंग। समटाइम पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं। समटाइम पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी परजीवी। परजीवी यानी कि जो अपना भोजन किसी और को करेंगे। ठीक है, जीवित जरूर करेंगे। अगर जीवित नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट डिफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ठीक है। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं? किसी अन्य जीवों से, जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। तो कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं। बात समझ में आया? आपने पढ़ा था जो पैरासाइट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अंदर पाए जाने वाले को एंडोपैरासाइट है और जो शरीर से बाहर पाया जाता है उसको एक्टोपैरासाइट है। जैसे लीच आप देखेंगे, लीच जोंक तंतुले खून पीती है। क्या पीती है? खून पीती है। कभी पानी होता है तो ऐसे चिपक जाती है और वह छेद करके खून को लगती है चूसने। बात समझ आया? तो अभी एक प्रकार का क्या है? एक्टोपैरासाइट है। अन्य जंतुओं को क्या करता है? खून पीने का काम करती है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया समटाइम पैरासिटिक। कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, और लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका शरीर का स्तर है अंग तंत्र वाला होता है। हम लोगों में भी यही होता है, अंग तंत्र सिस्टम का ज्यादा विकसित है।
तो इनके शरीर का लेवल क्या हो गया, अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके शरीर का बनावट होता है। बात समझ में आया। और लिख सकते हैं क्या हो गया, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। इसी में से चीजें पूछता रहता है, देखने में आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन जब पूछता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मान लो कहें अर्थवाद क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अर्थवाद क्या है, बाइलेटरल। अब उसको दे देगा तो वो परीक्षा में दे देगा इन अर्थवाद या इन फाइलम एनिमल्स। इन फाइलम एनिमल्स द एनिमल्स आर नंबर 1 रेडियली सिमेट्रिकल, नंबर 2 बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और नंबर 3 एसिमेट्रिकल। बात समझ में आया तो कौन वाला हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है सब ऐसे, तो परीक्षा में जो ऑप्शन देते हैं तो हमारे परीक्षा में तो क्या कहता है, बिल्कुल जैसा लगता है कि वो यही सही है, और तुम कैलकुलेशन अगर करते हो, बेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि जहां बच्चे गलती करते हैं उस गलती को करके भी लगाया गया रहता है। मतलब तुम गलती करो तो भी तुम्हारा आंसर उसमें आएगा, विकल्प आएगा, और सही करेंगे तो आएगा ही। हर हाल में ऐसा मतलब का विकल्प उसमें नहीं रहता है। बात समझ में आया। तो ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, तुम गलत करोगे तभी तुम्हारा आंसर दिखेगा, और सही करोगे तो दिखेगा ही दिखेगा। तो क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, अगर जीतना है जिंदगी के रेस में, इस नीट की कंपटीशन में, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटल रहना पड़ेगा। जो सवाल है गुणा भाग कर रहे हैं तो 20 बार भी अगर गुणा भाग करें तो वही आएगा। 10 आता है तो 20 बार करे में 10 आना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कभी 11 आएगा, 9 आ जाएगा, 8 है, 7 है, तो अपने ही उत्तर में तो क्या फंस जाओगे। तो इसलिए उसकी भी कोशिश करना कैलकुलेशन का। ठीक है, ये देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ रहे हो, क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ रहे हो, समझ रहे हो। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी इनका क्या होता है, शरीर त्रिस्तर का होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक शरीर की क्या एम्ब्रियो, जाइगोट रहेगा तो जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, तो त्रिस्तरीय होता है, उसी से सारे चीजों का विकास होता है। बात समझ आ गया। और देख लीजिए, ये है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ये देखो एक नया शब्द का तुम परिचित हो, मेटाबॉलिक सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी क्या हो गया, बॉडी में सेगमेंट खंड पाया जाता है, लेकिन खंड क्या होता है, बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। तो इसी को कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनका शरीर क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड होता है। दे देगा क्या, सेगमेंटेशन इन अर्थवर्म या सेगमेंटेड इन एनी लीव्स इज होता है। एक दे देगा सेगमेंटेशन, दूसरा दे देगा मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, और 2 और सेगमेंटेड दे देगा। सब में सेगमेंटेशन रहेगा। तो अगर तुमको याद है तो क्या हो जाएगा, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है, यानी ऐसा खंडन जो बाहर से भी दिखाई देता है और अंदर से दिखाई देता है, यानी सच सेगमेंटेशन व्हिच अपीयर्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनली। बात समझ आ गया। तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और ऐसे सिलोमेट, यानी कि शरीर में सिलोम पाया जाता है, यानी कि शरीर में क्या पाया जाता है, सिलोम पाया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे, जिसमें सिलोम पाया जाता है वो ज्यादा विकसित रहेंगे, जिसमें सिलोम पाया जाएगा वो ज्यादा विकसित है। तो इसमें सिलोम पाया जाता है, यानी कि सिलोमेट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं ट्रू सिलोम पर्टेंट। ट्रू सिलोम पर्टेंट आप जानते हैं, सिलोम मतलब क्या हो गया, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर कोई जगह है तो दैट इज नोन एज सिलोम, तो उसको सिलोम कहते हैं। जिसमें नहीं पाया जाता उसको एसिलोमेट, और इसमें कुछ पदार्थ भरा होता है उसको सिलोमेट कहते हैं। इनका शरीर सिलोमेट होता है, यानी सिलोम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है,
फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में। बात समझ में आ गया। अब उसमें एग्जांपल या तो फाइलम एनिलिडा दे दे, अच्छा है नाम दे दे, मान लो एनिलिडा में अर्थवान दे दे, अच्छा लीचरी जोक दे दे। बात समझ आ गया तो तुमको क्लियर रहेगा तो कर लोगे, नहीं तो दिक्कत। ठीक है। और देखो ये पॉसेस रखते हैं, क्या करते हैं, पॉसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। longitudinal and circular muscles help in locomotion. helps in locomotion। याद होगा आपको क्या, ये देखो बताएगा पॉसेस रखते हैं, क्या रखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल याद है, लॉन्गिट्यूडनल याद है, चर्चा हुई थी। हमारे ये चाक है, ऐसे चाक है, ऐसे चाक है। अगर हम ऐसे काटते हैं तो क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। और एक बात समझ आया, एक दूसरा कह सकते हैं सर्कुलर वाला हम लोग कह सकते हैं। तो जब भी शब्द आएगा तो ट्रांसफर सेक्शन आएगा। और ऐसे अगर चीपते हैं, ऐसे सीधे चाक को से चीपते हैं तो इसको एलएस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब कह रहा है इनके शरीर में, फाइलम एनिलिडा के जंतु में, इनके शरीर में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। इसका क्या मतलब, ये क्या हो गया, केचुआ देखो, केचुआ को चलते कभी देखे हो, कोई केचुआ को चलते देखा है, ये भगवान कैसे चलते हैं, रेत के चलते तो है, लेकिन उसमें अगर चलने की प्रक्रिया ध्यान से देखोगे तो ये केचुआ मान सबको लगे केचुआ है तो पहले या शरीर क्या होता है, आगे वाला पोर्शन उठ जाता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो यहाँ मोटाई कुछ अधिक है, यहाँ मोटाई कुछ और है, यह कुछ बीच वाला जहाँ से खींचता है ये पतला हो जाता है। बात समझ में आया। और उसके बाद फिर ये वाले पोर्शन को यहाँ रख देते हैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ रख देते हैं और फिर शरीर को सिकोड़ते हैं। फिर शरीर क्या करेंगे, सिकोड़ेंगे, ये जो पीछे वाला पोर्शन क्या हो गया, आगे आ गया, फिर आगे हो गया, और फिर उसके बाद फिर इसको लंबा करेंगे ऐसे। बात समझ आया, लंबा करेंगे तो फिर बीच में पतला हो जाएगा और आगे बढ़ेगा, फिर इस वाले पोर्शन को रखेंगे और फिर इस शरीर को सिकोड़ेंगे, पीछे वाला पोर्शन आगे हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसमें बताया गया कि दो प्रकार के मसल्स माने पेशी। पेशी का मतलब होता है कि ऐसे अंग जिनमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। जैसे हम लोग का है हाथ पैर चलता है तो मसल्स यानी पेशियों की वजह से ही होता है, तो इसमें भी मसल्स यानी पेशियां पाई जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल उसका लंबाई बढ़ा देगा, लंबाई बढ़ाने घटाने का काम करेगा, और सर्कुलर उसकी मोटाई, सर्कुलर क्या करेगा, उसकी मोटाई घटाने बढ़ाने का काम करेगा। बात समझ में आ गया। और दोनों मिला के क्या करते हैं, हेल्प्स इन लोकोमोशन, यानी चलने में सहायता करते हैं। पहले केचुआ को ले लीजिए और ध्यान से देखिए, केचुआ को लेकर ध्यान से देखेंगे कैसे चलता है। बात समझ में आ गया। तो देख लोगे आसानी से, ऐसे तुमको दिखाई देगा किस प्रकार से चलता है। तो इसमें दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों पाए जाते हैं। इसमें फाइलम एनिलिडा के जंतु में क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते घटाते हैं और चौड़ाई यानी मोटाई भी घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। और इससे क्या होता है, वे चलते हैं। क्या करते हैं, चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यानी कि हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है। एक गुरु जी थे, क्या थे, रोज सवेरे नदी में जाते थे नहाने। तो कोई शिष्य था उनका, वो कहा कि कोई मुझे बता दिया था कि गुरु जी चाहिए और कुछ सफलता का रहस्य क्या है बता देंगे, आप आसानी से सफल हो जाएंगे। बात समझ में आया। अब गुरु जी सवेरे रोज जाते थे नदी में नहाने जाते थे, शिष्य भी उनके पीछे चल दिया। कहा गुरु जी हमको सफलता का रहस्य बता दीजिए। तो कहे अच्छा तो सफलता का रहस्य जाना है, हाँ ठीक है चलो। अब गुरु जी आगे शिष्य पीछे ऐसे करते करते कुछ दूर पर गए जहां नदी थी। अब जैसे नदी आया तो गुरु जी कहते हैं तुम पानी में उतर जाओ, लड़का पानी उतर जाए। गुरु जी की बात थी, पानी उतर गया, कर डुबकी मारो, डुबकी मारा।
जैसे लड़का उसमें डुबकी मारा, और जब डुबकी मार के ऊपर उठने वाला था, बस पूरी चीज हाथ ऊपर से रख के दबा दिया, उसमें से रोक दिया ताकि वो ऊपर न उठ पाए। अब लड़का जब तक सांस रोक पाता, जब तक सहन कर पाता, तब तक तो सहा उसमें, और जब लगा उसको कि अब हमारी प्रमाण पर ऊर्जा नहीं है, कस के उठा, पूरी ऐसे करते उठा, कहा पूरी ये क्या बात हुई, हमने तो आपसे सफलता का राज पूछा था, आप तो मेरी जान लेने पे लगे थे। पूरी ने शांत स्वभाव से कहा कि जब तुम पानी में थे, जब तुम पानी में थे, उस समय जितनी आवश्यकता तुम्हें ऑक्सीजन की थी, यानी हवा की थी, जब तुम इतनी आवश्यकता समझने लगोगे सफलता के लिए, तो सफल हो जाओगे। बात समझ में आया? यानी कि आपको क्या करना है, एकदम पागल होना है, क्या करने के लिए, सफल होने के लिए। इसमें कुछ नहीं सोचना, नो राय नो बाय, केवल और केवल पढ़ाई, केवल और केवल पढ़ाई। 2 साल करो, 2 साल हम लोग के साथ 9 हो चाहे 11 हो, तो 11 का 4 साल हो जाएगा, आज इंटर करो तो 2 साल हम लोग करो, आज इंटर पास आउट तो 1 साल हम लोग के हिसाब से करो, पक्का है। उसके बाद जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलेगी, और हम लोग के हिसाब से नहीं करोगे तो जिंदगी के हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। चॉइस इज योर, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारी चॉइस है, जो इसमें विकल्प है, और तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम जिंदगी में कैसा चाहते हैं। वापस आते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, कहाँ पहुंचे थे, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, जो क्या करता है, हेल्थ इन लोकोमोशन, प्रचलन में सहायता करता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, ऐसे लिखिए, एक्वेटिक एनिलिड्स, aquatic annelids like nereid, ठीक है, पॉसेस रखता है, पॉसेस यानी रखते हैं लेटरल अपेंडेजेस, ठीक है। उस लेटरल अपेंडेजेस का नाम है पैरापोडिया। ये क्या करता है, हेल्प इन स्विमिंग, हेल्प इन स्विमिंग। क्या लिखा आपने, लेटरल, क्या लिखा आपने, एक्वेटिक, क्या लिखा, एक्वेटिक एनिलिड्स, जो जलीय एनिलिड्स पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, जलीय समझी दो, जो जल में पाए जाने वाले होंगे, तो उसमें क्या होता है, ये ध्यान देना, पासेस लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल माने पार्ट्स, पार्ट्स माने साइड, लेटरल माने पार्ट्स, पार्ट्स माने साइड, अपने समझने की बात है, बात समझ गया। तो लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब इसमें प्लस नीचे को पूछेगा, इन एक्वेटिक एनिलिड्स द सिचुएशन ऑफ अपेंडेजेस, अपेंडेज का स्थिति होता है, वेंट्रल साइड लिख देंगे, डॉर्सल साइड लिख देंगे, और लेटरल साइड लिख देंगे। क्या हो गया, लेटरल साइड। क्या उसको कहते हैं, अपेंडेज को पैरापोडिया, क्या करते हैं, ये पैरापोडिया। ये क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, सॉरी हेल्प इन स्विमिंग। भाई अगर जमीन पे चलता तो लोकोमोशन होता, पानी में चलता तो तैरना चाहते ना पानी में, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया, स्विमिंग में सहायता करता है। नेरिस देखो पानी में गोजर जैसे दिखाई देते हैं, गोजर समझते हो ना, गोजर ऐसे रहता है, तो उसी तरह जल पाए थे पानी में, ऐसे खेत रहे पत्ते पत्ते ऐसे रहते हैं, उसी से तैरता, पानी में डूबता उठता नहीं है, तो जिसे तैरता उसको कहते हैं पैरापोडिया। बात समझ में आ गया। अब अगर बात आई केचुआ की, तो केचुआ कैसे चलता है, कैसे चलता है बता दे, एक सीटी होता है, क्या होता है, सीटी, बात समझ आया। उसमें मस्कुलर छोटे छोटे समस्या होते हैं, उसी की सहायता से स्लाइड करता है, सीटी, SETAE, क्या हो गया, SETAE, सीटी, इसी के सहायता से वो चलता है। अगर इसको सीटी देखना है, कभी तो केचुआ के जो गीली मिट्टी में चलता है तो रास्ता बन जाता है, ऐसे लाइन बन जाते हैं, ठीक है। अगर तुमको देखना है केचुआ को, केचुआ के सीटी को, एक बड़ा ऐसे कांच ले लो, बड़ा कांच ले लो, और इसी को उठा कर ऐसे रख देते हो केचुआ,
ठीक है, मेज को ऐसे रख दो आराम से, ठीक है। जब हिलेगा तो नहीं चलेगा, जब उसको महसूस होगा कि जो ग्लास है जो भी चीज है जिसपे हम हैं वो हिल रहा है तो वो चलेगा नहीं। ऐसे छोड़ दो, नीचे बैठ के शांत देखो उसको। तो जब चल रहा होगा तो छोटे छोटे ऐसे मांसल ऐसे फूट टाइप के निकलेंगे और उसी सहायता से वो चलता है। उसको सीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटी। तो सीटी क्या हो गया? लोकोमोटरी आर्गन आठवां, केचुआ का प्रचलन अंग। इसी की सहायता से केचुआ चलता है। किसकी सहायता से चलता है? किसकी सहायता से चलता है? सीटी की सहायता से। किसकी सहायता से चलता है? सीटी की सहायता से चलता है। यानी कि सीटी जो है लोकोमोटरी आर्गन हो गया, किसका? आठवां, यानी केचुए का। उसके बाद आपने देखा था क्या होता है? पैरापोडिया पढ़ा गया था, जो लैटर अपेंडेज है जिसके सहायता से क्या करते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं जलीय वो तैरते हैं। बात समझ में आ गया? अब देख लिया जाए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण। क्लोज में बंद रुधिर परिसंचरण यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया था। इसमें होता क्या है कि रक्त सदैव रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त सदैव क्या करता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। तो जिसमें रक्त सदैव रक्त वाहिनियों में बहता है उसमें क्या कहते हैं? उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोगों में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कभी भी जो ब्लड है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। मान लो चोट लगने की बात अलग है, लेकिन चोट अगर नहीं लगता है तो कभी भी वो बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं आता है। कौन? खून। कौन? खून। बात समझ में आ? तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन एक और बात है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब शरीर में खून को एक चक्कर लगाने के लिए हृदय में 2 बार जाना पड़ता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आया? तो हम लोगों में डबल क्लोज तो है लेकिन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम खून को हृदय में एक चक्कर शरीर में एक चक्कर लगाने के लिए हृदय में 2 बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है। इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें? एनिमेट्स। ठीक है। एक है इसमें नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इसका सिंगुलर है नेफ्रीडियम। नेफ्रीडियम ये क्या करता है? हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यह कौन है इसमें? नेफ्रीडिया। क्या हो गया? नेफ्रीडिया क्या है? अंग है। किसका? केचुए का, यानी हृदय सर्कुलेशन में ये क्या करता है? क्या करता है? देखो लिखा गया है हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। कल चर्चा हुई थी पराशरण नियंत्रण। क्या कहता है? पराशरण नियंत्रण। क्योंकि हम लोग चर्चा किए थे कि जो भी शरीर में पदार्थों का आदान प्रदान होता है सब विसरण और पराशरण के माध्यम से होता है। भाई पचित भोज्य पदार्थ है तो क्या होगा? यहाँ अधिक सांद्रता है तो शरीर की ओर जाएगा। बात समझ में आया? ऑक्सीजन आप जिस मान लो सांस लेते हो तो कहाँ पहुंचा? फेफड़े में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? फेफड़े में पहुंचा। फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और जो रक्त वाहिनी है जो फेफड़े में है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो अधिक से कम की ओर, यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन चला रहा किसमें? खून में। तो ये सब विसरण पराशरण क्रिया के द्वारा ही होता है। आप समझ गए? जैसे पहले पत्तियां होती है, पत्तियों में भोजन बनता है, ये पत्तियां है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना, तो ये जो भोजन की सांद्रता अधिक है, तो सांद्रता अधिक है तो फिर अन्य भागों यहाँ से अन्य भागों की ओर जाता है। तो सब विसरण और पराशरण क्रिया के द्वारा होता है। तो ये क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन में सहायता करता है और साथ ही साथ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में सहायता करता है।
उत्सर्जन समझ रहे हो कि शरीर में जैविक क्रिया के फलस्वरूप बने क्योंकि तो हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं और जो अंग निकालते हैं उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। बात समझ में आया? केचुआ में क्या आया? नेफ्रिडिया। केचुआ में क्या गया? नेफ्रिडिया। अब देखो ये प्रश्न पूछता है कि हम लोगों में पाया जाता है किडनी, ब्रिक, किडनी, ब्रिक, गुर्दा। हाथ नीचे करो। किडनी, ब्रिक और गुर्दा तीनों एक ही चीज है। बात समझ में आया? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये सबका काम यही है, खून को छानना। किसको छानना? खून को छानना। तो खून को छानना मतलब उस सारी पदार्थ को बाहर निकालना। बात समझ में आया? तो प्रश्न पूछता है कि किसकी तुलना हम मनुष्य के ब्रिक से कर सकते हैं? मनुष्य के ब्रिक यानी किडनी से कर सकते हैं तो हो जाएगा नेफ्रिडिया, क्योंकि नेफ्रिडिया इसमें उत्सर्जी अंग है और हम लोगों में किडनी। हम लोगों में क्या है? किडनी वही छानता है खून को, बहुत से शरीर पदार्थ से मूत्र कहते हैं वो मूत्राशय में कलेक्ट होता है। बात समझ में आ गया? तो ये उत्सर्जी अंग है। कौन? किडनी। हम लोगों में मनुष्य में नेफ्रिडिया। और आगे अगर हालांकि प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर पढ़ोगे तो जो नेफ्रिडिया होती है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कुछ त्वचा पाए, कुछ बाहर खुलते हैं, कुछ शरीर के अंदर खुलने वाले होते हैं। बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं एक जोड़ा पूरा शुरू से लेकर अंत तक पाए जाते हैं। जो शरीर पदार्थ होता है डायरेक्ट शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसकी सहायता से? नेफ्रिडिया की सहायता से। किसकी सहायता से? नेफ्रिडिया की सहायता से। क्या निकालते हैं? उत्सर्जित पदार्थ। किसमें निकालते हैं? केचुआ में। किसमें निकालते हैं? केचुआ में। तो नेफ्रिडिया क्या हो गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अब मान लो नेफ्रिडिया हेल्प्स इन तुमको खट से पता है कि एक्सक्रीशन में सहायता करता है। तो एक जो विकल्प हो गया एक्सक्रीशन, मान लो एक्सक्रीशन पहले तुम जान ही रहे हो, और दूसरा दे दिया ऑस्मो रेगुलेशन, और तीसरा दे दिया ए एंड बी। बात समझ आएगा? तो पहला तो कोई करोगे तो गलती है, पहला तो करोगे कोई तो गलती है, सीधे ए एंड बी वाला करोगे तो सही होगा। बात समझ आया? ये पूरा ध्यान से पढ़ रहा है जो भी चीजें पढ़नी है। तो ये हो गया नेफ्रिडिया। ठीक है। अब देखो न्यूरल सिस्टम कॉन्सिस्ट धारण करता है ऑफ ए पेयर्ड गैंग्लिया हो गया। ठीक है। और गैंग्लिया, ठीक है, इसको लिखिए सिंगुलर में गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है। कनेक्टेड यानी जुड़ा रहता है बाई लैटरल नर्व टू ए डबल nerve cord to a double nerve cord। ठीक है। अब बात आई न्यूरल सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन का मतलब संवेदी अंग का मतलब शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो वातावरणीय उद्दीपनों को या किसी और कारणों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसी को सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे मान लो ये त्वचा है, इसमें चिमोड़ दिया जाए या पिन चिमोया जाए तो तुमको पता चल जाएगा ना कि चूहा है, पिन या कुछ गर्म पदार्थ है, कुछ ठंडा पदार्थ है, ऐसा कुछ है। तो कैसे पता चला? तो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। सेंसरी ऑर्गन है और उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दे। तो संवेदी ऑर्गन उसको ग्रहण करते हैं और फिर ये क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा यानी मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मस्तिष्क एनालिसिस करता है कि वो चीजें अच्छी है कि बुरी है। बात समझ में आया? इस प्रकार से वो काम करता है। तो इसमें क्या हो गया? ये याद करना पेयर गैंग्लिया। क्या हो गया? न्यूरल सिस्टम में तंत्रिका तंत्र क्या होता है? पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है। गैंग्लिया ऐसे गांठ जैसे संरचना ऐसे हम लोगों में क्या होता है? ब्रेन पाई जाती है, मस्तिष्क पाई जाती है। इसमें क्या पेयर गैंग्लिया पाई जाती है, जोड़े में आती है, एक इधर आती है, एक इधर आती है, और साथ में क्या कनेक्टेड जुड़ा होता है बाई लैटरल नर्व टू डबल नर्व
काट, दो नर्व काट रहे, इधर आता है इधर आता है, दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। तो गैंग्लिया याद करेंगे, गैंग्लिया याद करेंगे। और साथ में बाई पेयर्ड लैटरल, यानी कि जोड़े में जो लैटरल नर्व कार्ड होते हैं उससे जुड़े रहते हैं गैंग्लिया। बात समझ आया? गैंग्लिया की तुलना हम लोग क्या मस्तिष्क से कर सकते हैं, जहाँ की मस्तिष्क है उसी तरह तो उसमें है। याद रहे ये क्या है, शुरुआती दौर है तो बहुत ज्यादा विकसित नहीं रहता। भाई मस्तिष्क जितने भी जब पाए जा रहे हैं, जो पाया जाता है सबसे ज्यादा विकसित किसका होता है? मनुष्य का होता है। सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य का होता है। इसीलिए तो मनुष्य इतना छोटा होने के बाद 40 किलो 50 किलो का मनुष्य होने के बाद भी हाथी, ऊंट, जिराफ, शेर सबसे लकड़ी घुमाता है, सर्कस में डांस कराता है। क्यों? मस्तिष्क की वजह से। और हम लोग कहाँ है? मस्तिष्क को डेवलप करने वाले फेज में स्थित है। बात समझा? अब जितना ज्यादा मस्तिष्क डेवलप करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी क्या गुणवत्ता, माँ के वैल्यू सब बढ़ेगी। बात समझा? शुक्र कहो डायनासोर की, शुक्र कहो डायनासोर की, डायनासोर आज नहीं है, तो अगर आज रहता तो उसके भी सर पे चढ़ के पाया हो जाते, तबला बजा सर का डांस कराते। डायनासोर जो मनुष्य था तब नहीं था, बड़े हुए उपनिषद में सबसे विशाल काय जल में पाए जाने वाले थे, स्थल में पाए जाने वाले थे, हवा में पाए जाने थे। हाथी जैसे लोग लेके उड़ जाने वाले होते थे। तमाम प्रकार का मूवी वगैरह देख लोगे। अपने समय से सबसे विशालतम जीव थे, लेकिन उस समय मनुष्य नहीं था। अगर मनुष्य रहता तो उसके सर पे बैठ के सर्कस कराता। बात समझ आया? तो उसके मनुष्य के आने के पहले वो चले गए थे, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बच गई। बात समझ आ गया? तो ये था नर्व का, ठीक है। ठीक है, अभी लिखो नेरिस। नेरिस, नेरिस जो है NEREIS, नेरिस इज डायोसियस। डायोसियस, डायोसियस मतलब क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन separate individuals अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मनुष्य है तो मनुष्य क्या हो गया? डायोसियस हुआ। जो मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। तो इसी तरह नेरिस यानी जो जोंक है, नेरिस यानी क्या हो गया? उसका सब पानी से है, पानी में पाया पूजा और जेली है। तो इसमें क्या होगा? डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। लेकिन वही अगर करोगे ऐसे लिख लो, क्या हो गया? अर्थवाद, अर्थवाद यानी अर्थवाद एंड लीच आर मोनोसियस। मोनोसियस यानी कि इसका मतलब मेल एंड फीमेल ऑन वन ऑर्गेनिज्म। वन ऑर्गेनिज्म। बात समझ आया? क्या हो गया? याद करना देगा क्या होगा? डायोसियस एनिलिस, डायोसियस एनिलिस हो जाएगा नेरिस, और मोनोसियस एनिलिस क्या होगा? अर्थवाद में लीच। बात समझ आएगा? इसमें मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। क्या लिखा गया है? और इसमें क्या हो गया है? क्या लिखा गया है? एक ही जगह पे पाए जाते हैं। जहां एक ही पाया तो क्या कहते हैं? हार्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? अर्थवाद में लीच हार्माफ्रोडाइट हो गए। बात समझ आ गया? और उसको पहले क्या आपने लिखा ही था, क्या लिखा था? डायोसियस। ठीक है। और देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल है
वही नेरिस हो गया, फेरेटिमा, फेरेटिमा यानी कि अर्थवाद, ठीक है। और हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया इसको कहते हैं ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग लीच, खून चूसने वाली जोंक, ब्लड सकिंग लीच। बात समझ में आया? लिखा है नेरिस फेरेटिमा यानी अर्थवाद, फेरेटिमा पोस्टमा है, अर्थवाद का जीव एग्जाम, और हीरुडिनेरिया यानी लीच यानी जोंक। बात समझ में आ गया? एक चीज और था सवाल जैसे मनुष्य के साथ क्या है कि जब खून इसका बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है तो थक्का बन जाता है। जब खून बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है तो थक्का बन जाता है। तो जैसे जो शरीर में काटी, त्वचा को काटी तो खून तो निकला, लेकिन क्या हो गया, बाहरी वातावरण के संपर्क में आया, बाहरी वातावरण के संपर्क में आया तो क्या होता है, अगर उसको स्वाभाविक रूप से खून को जम जाना चाहिए, क्या होता है, खून को जम जाना चाहिए, और जम जाएगा तो जो जोंक है उसका भी मुंह से चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक हीरुडिनिन, क्या हो गया, हीरुडिनिन नाम पदार्थ ये लीच स्रावित करती है जो उसके खून को थक्का बनने से रोकता है, जो मनुष्य के खून को थक्का बनने से रोकता है। नाम से बना गया है हीरुडिनेरिया जो, और हीरुडिनिन बात समझिए, खून को थक्का नहीं बनने देता है, यानी उसका मुंह चिपकने नहीं देता। जब तक उसका पूरा पेट नहीं भरता तब तक वो रहती है, और जब पूरा पेट भर जाए, पूरी डम डम होने से जाती है, फिर अपने आप मुंह छोटी गिर जाती है, हट जाती है। बात समझ आ गया? तो क्या साबित करती है, हीरुडिनिन पदार्थ है एंटीकोआगुलेंट जो खून को थक्का बनने से रोकता है। इस तरह जो एनाफिलिन जब पड़े होकर मारा मच्छर काटती है तो एनाफिलिन क्या हो गया, एनाफिलिन नामक पदार्थ साबित करते, क्योंकि मच्छर के सूंड में इतना ताकत नहीं है वो काट ले। वो मच्छर का जो सूंड है, फीमेल मछलियों का, वो हम लोग के जो शरीर में जो रोम छिद्र होता है उसी में घुसेड़ देती है सूंड को। बात समझ आया? अब घुसेड़ देती है तब तक तुमको पता नहीं चलता, तुम मान लो मरीज पढ़ रहे और पढ़ रहे, तो जब वो क्या करना, एंटीकोआगुलेंट पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो खून को जमने से रोके, जब वो स्रावित होता है तब तुमको खुजलाहट महसूस होता है, ऐसा मारकर चट से बेचारा सही हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्या साबित करती है, एनाफिलिन वो एंटीकोआगुलेंट पदार्थ है। बात समझ में आया? तो ये था, हम लोग पढ़े क्या पढ़े, एनीलिडा, फाइलम क्या पढ़े, एनीलिडा। कोई दिक्कत, फिगर वगैरह चित्र वगैरह बनाते रहना, और जो क्वेश्चन वगैरह उसको करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन ही बताते हैं तुमको चीजें कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं समझ में आ रही, कितना तुम जानते हो, ये सारी चीज डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। देखते हो पहलवान रोज कुश्ती लड़ते हैं, वो इसलिए लड़ते हैं ताकि जानते रहेंगे ना कैसे कैसे लड़ना है। ऐसे केवल कसरत कर रहे हैं, झंडा हल्का उड़ा टूट गया आती होती है। पहले शब्दों में जो कॉम्पिटिशन है तुम लोगों को क्या करना है, तुमको क्लियर करेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी टैलेंसी है, कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है। तो प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को सिद्ध करो कि तुम किस योग्य हो। और सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका, वही क्या हो गया, क्या हो गया, टेस्ट। चलो अगला फाइल को, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इसका मतलब है आर्थ्रोज का मतलब होता है फुट, आर्थ्रो वाला ज्वाइंट, ज्वाइंट हो गया, और पोडास का मतलब होता है, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस बात समझ में आ गया? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड जुड़ा हुआ, अब पोडास का मतलब हो गया अपेंडेजेस यानी गमनांग, जिससे वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो इस फाइलम को क्या कहते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है, जन्म जगह और बल्ब जगह देखोगे तो सबसे बड़ा यह फाइलम है। ऐसे लिख लो, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम ऑफ एनिमेलिया,
लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, इसी के अंदर जो रखा था उसको इंसेक्टा भी कहते हैं कहीं कहीं, इंसेक्टा भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, इसी का है उसमें इंसेक्ट कीट। कीट नाम सुनो तो कीट जितने भी होते हैं सब आर्थ्रोपोडा में रखे गए। कीट इनको हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा माने 6, हेक्सा माने 6। तो अधिकांशतः जितने भी कीट होते हैं सब में 6 पैर पाए जाते हैं। जब मच्छर देखो, चाहे मक्खी देखो, चाहे काकरोच देखो, सब में 6 पैर पाए जाते हैं अधिकांशतः। तो इसीलिए कुछ जो और पहले की किताब पढ़ते हैं हेक्सापोडा भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ केवल जानना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सभी इंसेक्ट को रखा गया है और ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम, सबसे क्या है लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और लिख सकते हो अच्छा देखो 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज on earth are arthropods. Arthropods. चलो 2/3 2 तिहाई जितने भी जंतु होंगे सब में क्या होता है, ये सबसे अधिक यही पाए जाते हैं। अब याद करना 2/3 2 तिहाई भाग यही पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु। ठीक है, और लिख दिया जाए ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आगे कंपनी का होता है जैसे। ठीक है, और लिख सकते हो बायलेटरली सिमेट्रिकल। द्विपार्श्व समित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सेगमेंटेड इनका शरीर भी खंडों में बटा होता है, और सिलोमेट एनिमल। ठीक है, ये सिलोमेट क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। इनका शरीर भी खंडों में बटा होता है और साथ में इसमें सिलोम पाया जाता है। इसमें ऐसा कोई चीज तो है नहीं जो समझ में सब बार बार चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कोई बहुत वो दिक्कत नहीं है। सीधे याद कर रहा है, सबसे बड़ा है तो 3rd पाया जाता है, इनके शरीर भी सेगमेंटेड पाया जाता है। बात समझ आया? इनको समानांतर क्या कहते हैं, कीट इंसेक्ट कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन और सिलोमेट एनिमल। ठीक हो गया। अब ये याद करने वाली है, ऐसे लिखो बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी लिखा गया है कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, पहले समझ लो क्या हो गया। पहले समझो स्केलेटन में कंकाल, स्केलेटन होने कंकाल शरीर में पाए जाने वाली ऐसी समस्या। ठीक है, जो हमारे शरीर को क्या कहते हैं, मजबूती प्रदान करती है और शेप निश्चित करती है। जैसे हड्डी वगैरह हो गया, तो हड्डी जो होती है वो स्केलेटन कहती है, हड्डियों के समूह को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। बात समझ आ गया? तो जो शरीर के अंदर पाया जाएगा उसको इंडोस्केलेटन कहेंगे, और शरीर के जो बाहर पाया जाएगा उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। अब जैसे मान लो क्या हो गया, हम लोग के अंदर जो हड्डी पाई जाती है सब इंडोस्केलेटन है। ये नाखून क्या हो गया,
एक्सोस्केलेटन। नाखून क्या है? एक्सोस्केलेटन है। बाल वो भी एक्सोस्केलेटन है। बाल क्या है? एक्सोस्केलेटन है, डेड पार्ट है, मरा हुआ भाग है, इसलिए इसको काटने में कोई दर्द और नहीं होता है। नाखून काटने में कोई दर्द नहीं होता। गलती से, कैसे? गलती से नाखून काटने से थोड़ा सा ऐसे पड़े कर लेते हैं, मगर नाखून काटने से थोड़ा सा और ज्यादा कर जाए तो लगोगे कूदने तो, क्योंकि जब लिविंग पार्ट करता है तो दिक्कत होती है। तो इसके अंदर समझ में आ गया। अब लिखा गया है, बताया गया इसके अंदर दो होता है, एक जो इंडो और एक्सो। तो इसमें लिखा गया इसमें बाहर कंकाल जो होता है और किसके रूप में होता है? काइटिनस, काइटिन का बना होता है। ध्यान में बहुत पूछा गया। जो आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं? हो जाएगा काइटिन के बने होते हैं। याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन फाउंड इन विच एनिमल्स? हो जाएगा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड में जो बाहर कंकाल होता है किसका होता है? काइटिन की बनी होती है। लिखा गया बॉडी कवर्ड, कवर्ड भाई यानी सही ढका होता है काइटिन की बनी बाहर कंकाल। कभी कागज पकड़ के देखो, पकड़े वो, अरे मगरमच्छ थोड़े रह काट लेगा तुमको, मगरमच्छ से इसको काटने तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसको पकड़ के देखो, एकदम स्लिपरी रहता है, स्लिपरी, समझ रहे? जैसे नहीं आपको से नहा तेल लगाया शरीर में, ऐसे स्मूथ स्मूथ फीलिंग होगी। कभी पकड़ के देखना, बात समझ आया? तो हम लोग इसको देखेंगे भी, जैसे यहाँ पढ़ेंगे तो क्या करते हैं, जब उसका जो माउथ पार्ट वगैरह सब अलग अलग सब अलग अलग करके दिखेंगे, तमाम तरह के माउथ पार्ट होते हैं। कभी उसमें पिक्चर जो देखे होगे ना, कभी कार्टून वाला पिक्चर देखे होगे तो मक्खी मच्छर का जो मुंह होता है, काकरोच, सब अलग अलग होता है, ठीक है? तो जो क्या बोलते हैं, जो काकरोच है, यानी काकरोच पेरिप्लेनिडा अमेरिकाना, उसका माउथ अलग होता है, चीजों को पकड़ता है, कटिंग एंड चीविंग, काट करके छोटा सा कर देता है। और वही मच्छर का क्या होता है? पर्सिंग एंड सकिंग, ऐसे छेद देती है, खून को पी लेती है। मधुमक्खी को देखो, डिजॉल्विंग एंड मधुमक्खी, सॉरी नहीं, मधुमक्खी नहीं, वो जो मक्खी का देना उसको बहुत पसंद करती है गर्मी में। मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है तो उसका होता है डिजॉल्विंग एंड सकिंग। वो क्या करती है? अपना सूर ऐसे जिस पदार्थ को खाती है वहां पे ऐसे करती है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करती है, ठीक है? और जो पदार्थ होता है अगल बगल हाथ मुख से अगल बगल होता है तो डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व उसको सुरुक लेती है, खींच लेती है, सक कर लेती है। आज समझ आया? इसी प्रकार से पर्सिंग एंड सकिंग, डिजॉल्विंग एंड सकिंग एंड कटिंग एंड चीविंग। तो कावड़ का जो मुंह होता है कटिंग एंड चीविंग टाइप का होता है। कभी कार्टून अगर मुख्य पिक्चर देखो ना, ऐसे दिखाया कहीं वो काटते से दिखाते हैं, पता नहीं देखते भी हो क्या, ठीक है? अब देखो इनका जो शरीर होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है? इनका जो शरीर होता है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में बटा होता है। हेड हो गया सिर, थोरेक्स होने ये वाला पोर्शन, एब्डोमेन होना पीठ। बात समझ गया? कोई मक्खी मच्छर जो भी रहता है, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया और इनका काकरोच हो गया, इनका शरीर किस बांटा गया? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, तीन हिस्सों में बटा होता है। कोई दिक्कत? ठीक है? और ये लोग ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है, इसलिए नाम है आर्थ्रोपोडा। याद होगा तुमको, आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड। इनका वो पकड़ते हैं सब, देखो ऐसा लगता है चिपकाया गया है। कभी कभी देखो पट्टू कहते हैं ना, इधर गर्मी उड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हो पट्टू, उसको पकड़ के देखो जैसे लगता है उसको पर ऐसे चिपका दिया गया है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार ऐसे दिखता रहता है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे काटे काटे नहीं करते, ये जैसे लगता है इसमें चिपका हुआ है। तो ध्यान देखना, तो इसलिए नाम है क्या? आर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो प्रसवन में सहायता करता है उसको अपेंडेज कहते हैं। इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है। अब देखो इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये जो एक होता है गिल्स, गिल्स जो जलीय जंतु होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, प्राण, झींगा हो गया, झींगा
तो जो जलीय जंतु होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? गिल्स पाए जाते हैं। जलीय जंतु में क्या होते हैं? गिल्स पाया जाता है। जो आर्थ्रोपोड के मेंबर जो जल में पाए जाने वाले होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? गिल्स। ठीक है, गिल्स क्या करेगा? पानी में घुले ऑक्सीजन को छानने का काम करता है। मान लो हम लोग मछलियां में गिल्स होता है ना, तो कभी देखो मछली को पानी में डालते ऐसे मूव करते रहता है, मछली करती रहती है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, ऐसे पानी से मुंह में गया ऐसे बंद करती है, तो जो मुंह बंद करती है तो यहाँ से पानी बगल से बहुत तेज ऐसे निकलता है। निकलने का और रास्ता वही गिल्स है, तो गिल के रास्ते को बाहर ऐसे बगल से निकल जाता है, गलफड़ा जो है आपको पता है यहाँ पे, और उसमें जो गिल्स रहता है उसमें जो पानी में घुलित ऑक्सीजन होता है उसको छान लेता है और फिर उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। हम लोग क्या क्या है? फेफड़ा है। हम लोग क्या है? फेफड़ा है। अब पानी में ना करके खींच के छाना पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके लिए एडाप्टेड नहीं है। हम लोगों में गिल्स यानी गिल्स नहीं है। बात समझ में आ गया? तो जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय आर्थ्रोपोड, उसमें गिल्स पाया जाता है। और एक लो ये हो गया बुक गिल्स, एक होता है बुक गिल्स। ठीक है, इसके सामने देख लो फ्लैप like appendages, appendages। ठीक है, ये पाया जाता है। ये है मैरीन किंग क्रेब, CRAB, किंग क्रेब। याद करना क्या हो गया? बुक गिल्स। बुक गिल्स किसमें पाया गया? लिखा गया फ्लैप, फ्लैप में ढक्कन, फ्लैप में ढक्कन, फ्लैप लाइक अपेंडेजेस यानी ढक्कन के जैसे क्या होता है? गमनांग होता है, जो क्या करता है? वो ऑक्सीजन छाने का काम करता है। पाएगा मैरीन किंग क्रेब, जो जलीय केकड़ा होता है, किंग क्रेब होता है, उसी में पाया जाता है बुक गिल्स। ठीक है, और देख लो एक बुक गिल्स हो गया, ये ले लो बुक लंग, बुक लंग्स। ठीक है, ये हो गया स्कॉर्पियन, बिच्छू। ठीक है, स्पाइडर, मकड़ी। स्कॉर्पियन, बिच्छू। ये बुक लंग इसलिए नाम है, इसलिए नाम है। ये जो खुली किताब देखे हो, किताब देखे हो, खुला हुआ किताब कैसे रहता है? ऐसे किताब है, ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ना खुला किताब रहता है, ऐसे खोल पढ़ दो ऐसे। तो इसी तरह वो बुक जो लंग होता है इसमें पाया जाता है, इसलिए उसका नाम लगेगा बुक लंग। खुली किताब जैसे उसकी संरचना होती है, दैट इज रीजन व्हाई इट इज नेम्ड एज बुक लंग। ठीक है, तो लिखा गया स्कॉर्पियन बिच्छू में पाया जाता है और स्पाइडर यानी मकड़ी में पाया जाता है। ठीक है, और ऐसा लिख लो ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, सेंटीपेड्स, शतपाली, सेंटी मतलब 100, पेड्स मतलब शतपाली, जिसका भोजन जो होता है ना, या उसमें कह सकते हो क्या ये गेड़वान का था, इसको जो सिक्का वैसे बन जाता है, सिक्का ऐसा नहीं छोटे गोल बन जाती है, ऐसे पीली पीली जाती दिखाई देती है, नहीं देखे हो क्या? कैसे कर रहे लगा? तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे देखो ऐसे ट्रेन जैसे चलती है, ये ऐसे ऐसे पैर आता है, और तभी ऐसे टच करो तो ऐसे सिक्का जैसे बन जाएगी। कभी लेके मत धान जेब में मत रख लेना। बात समझ में आ गया? तो उसमें क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम में क्या होता है? उसका जो शरीर होता है उसमें पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पतले पतले छिद्र पाए जाते हैं, उसी के थ्रू ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंचता है। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। और कह सकते हैं ट्रेकियल सिस्टम किससे बना होता है? कंपोज ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया से द्वारा बना होता है। क्या होता है? पतले पतले छिद्र होते हैं जो उसके शरीर में पाए जाते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। इन तमाम प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम पढ़े। क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में। बात समझ में आया?
लिख लो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। वीडियो नहीं चला, कोई बात नहीं। इज अ ओपन टाइप, ओपन टाइप नहीं चलो कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन होगा उनका भला नहीं होगा। असल में भी जो वीडियो चल रहा है क्या लिखा हो गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। क्या होता है? ओपन टाइप का होता है, खुला होता है। क्यों? क्योंकि उसी शरीर पतले पतले छिद्र होते हैं। क्या नाम दिया था उसको? ट्रेकिया। क्या दिया गया था? ट्रेकिया। ट्रेकिया के थोड़ा शरीर उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है और उसी से होता है, इसलिए क्या हो गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ आ गया? पहले ऐसे था, सिक्योरिटी हुआ करता था, उसको पूछते थे क्या होगा यदि, क्या होगा यदि काकरोच के शरीर पे मोम लगा दे, वैक्स लगा दे, तेल लगा दे, क्या होगा? तो मोम लगा दो या वैक्स लगा दोगे तो क्या होगा? उसका ट्रेकिया जो है वो बंद हो जाएगी। ट्रेकिया बंद होगी तो ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा नहीं, बेचारे के प्राण से फिर उड़ जाएंगे, मतलब शहीद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो क्या होगा? ट्रेकिया सिस्टम बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कौन? वही जिसमें ओपन यानी आर्थ्रोपोडा सबके चेहरे। बात समझ में आ गया? अब ये देखो, लिख लो सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना। एंटीना लिखा है। आई में कंपाउंड आई भी पाया जाता है एंड सिंपल आई भी पाया जाता है। एंटीना, एंटीना जानते हो पहले टीवी में लगता था, अब खत्म हो गया चला एंटीना। अब एंटीना जैसे काकरोच का देखे होगे, काकरोच ऐसे उसका सर है, ऐसे ऐसे सर है, तो इस पे ऐसे दो ऐसे रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है, ठीक है। उसी को सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। वो ध्वनि को भी सुनता है और आगे जो चीजें हैं उसके विषय में वो जानने का पता कर देता है कि आगे जाने लायक है कि नहीं जाने लायक है, खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। ये तुम इसको क्या करो, चिमटी से यहाँ से टेव काट दो, काटो कैंची से, तो पता लगेगा गर्म तावा रहेगा तो उसमें भी चढ़ जाएगा, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन उससे खत्म हो, जा नहीं पाएगा और चल के क्या होगा? फ्राई हो जाएगा। पास में चल जाएगा तो क्या होगा? उसका सेंसरी ऑर्गन है, क्या होता है? एंटीना। क्या होता है? एंटीना। अब देखो आई जो होती है, आंख जो उसमें पाई जाती है, दो प्रकार की आई पाई जाती है। कुछ में कंपाउंड आई पाई जाती है, कुछ में सिंपल आई पाई जाती है। कंपाउंड आई का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में होता है, उसको ओमेटिडिया बोलते हैं। ऐसे ऐसे कभी तुम कार्टून वाला पिक्चर देखे होगे, कभी कार्टून वाला वीडियो देखे होगे, तो उसमें कभी आंख ऐसे दिखाता है मक्खी का या क्या होता है उसको, काकरोच का, तो ऐसे खंड छोटे छोटे खंडों में बना रहता है ऐसे, ठीक है। तो इन सब की जो ऐसे छोटे छोटे खंड बने होते हैं, इसको ओमेटिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेटिडिया कहते हैं। या ओमेटिडिया के समूह को जो होता है उसे कंपाउंड आई कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड आई कहते हैं। तो कुछ में क्या होता है? कंपाउंड आई पाई जाती है और कुछ में सिंपल आई पाई जाती है। अगर बात आती है कंपाउंड आई की, तो कंपाउंड आई की इकाई को ओमेटिडिया कहते हैं। और ओमेटिडिया में जो इसमें जो इमेज बनता है, सब अलग अलग पार्ट का अलग अलग बनता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है, कभी तुम उसको पास से देखो, दूर से देखो तो खूब सुंदर दिखाई देता है, उसके पास जाके देखो तो ऐसे छोटे छोटे खंडों में ऐसे बने रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे खंडों में बने होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बने होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोगों में जो आई है उसे पूरा इमेज सीधे देखना भी बन जाता है, और उनमें जो इमेज होता है वो छोटे छोटे खंडों में बनता है और पूरा हमको दिखाई देता है। याद देखते हो क्या? कोई बड़ा एलसीडी टीवी देखते होगे, उसमें भी देखते होगे ऐसे लगा देते हैं, चार खंडों बांट दिए, ऐसे बड़ा एलसीडी है तो कुछ इस पे दिखाया जाता है, कुछ इस पे दिखाया जाता है, कुछ इस पे दिखाया जाता है, कुछ पे पूरा मेरा एक साथ दिखाई देता है। कोई वाला जगह खड़ा है, क्या है खड़ा है, तो हाथ इसमें हो जाएगा, एक जो इसमें हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे खंड में बना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो कंपाउंड आई होता है और छोटे छोटे खंडों में उसमें मिरर बनता है, उस इकाई को ओमेटिडिया कहते हैं। तो कुछ में कंपाउंड आई पाई जाती है, कुछ में सिंपल आई पाई जाती है। मक्खी को पकड़ के ध्यान से देखो, मक्खी को मार देगा, मक्खी तो मारते ही रहते हैं, मक्खी मारना, और कागज को और उसकी आंख को ध्यान से दिखाई देता है, हैंडलेस लेके देखो तो अलग अलग खंडों में दिखाई दे रहा है,
बात समझ में आया? देख रहा उस चीज को। साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज। जब विज्ञान के हिसाब से पढ़ोगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट है साइंस, और नहीं तो रट्टा मारते रह जाओगे। बात समझ आ गया? तो हम लोग ने लिखा है क्या होता है, कंपाउंड लाइन पाई जाती है। और लिख लो ये है स्टेटोसिस्ट, नाम याद करना, स्टेटोसिस्ट। ये है, इसको कहते हैं बैलेंस आर्गन। याद करना, स्टेटोसिस्ट को पूछता है क्या है, तो संतुलन बनाने का काम करता है। संतुलन समझते हो ना, उड़ते हैं, बैठते हैं, छोटे छोटे पक्षी बैठ जाते हैं, तो बैलेंस बनाने का काम किसके द्वारा होता है? स्टेटोसिस्ट है, जो बैलेंसिंग आर्गन का काम करता है। ठीक है, और लिख लो एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन बाई होता है मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स यानी जो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। पति नलिका होती है, उसकी एलिमेंट्री कलान जो होती है, आगे हम पढ़ेंगे, दिखाई देगा। अब देखो, तुमको बुझाने का पूछ देगा, मैलपिघियन ट्यूब्यूल इज सिमिलर फंक्शन विथ, हमारे शरीर की किस अंग से काम करता है? ये किडनी के जैसा। किडनी उत्सर्जन है हमारे शरीर का, तो इसमें क्या हो गया? मैलपिघियन ट्यूब्यूल, उसमें पहले तो फ्लेम सेल, प्लेटी हेलमेंथी थे, पहले तो फ्लेम सेल, और क्या पढ़े थे? एस्केलेमेंथी में, एरिलीन में, पढ़े थे, याद रखो कुछ, वो तो आप याद रहेगा, सिखाते रहेगा, सब काम करना काम। बात समझ आया? तो क्या होगा, इससे आप जान जाएंगे कौन क्या काम करता है। तुम्हारा क्रिकेट ट्यूब्यूल होती है, पतली लड़का जैसे होती है, एलिमेंट्री कलान होती है, वह शरीर पदार्थ छाने का काम करती है। जब हम लोग कागज के एलिमेंट्री कलान को पढ़ेंगे तो फिर वो आएगा, मैलपिघियन ट्यूब्यूल दिखाई दे। ठीक है, और लिख लो मोस्टली डायोसियस। मोस्टली डायोसियस, डायोसियस मैंने मेल और फीमेल अलग अलग, बोलो कंफ्यूज होगा अपने शब्दों में। डायोसियस में मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब मेल का भी पाया जाता है, फीमेल का भी पाया जाता है। मेल मक्खी पाया जाता है, फीमेल मक्खी पाया जाता है। मेल मॉस्किटो भी पाया जाता है और फीमेल मॉस्किटो भी पाया जाता है। याद लगा तो कुछ जान के मच्छर के संबंध में विचार। मच्छर जो मेल मच्छर होता है वह नेक्टर खाता है, खूनों का मकरंद चूसता है। मकरंद समझते हो? और वही फीमेल है, खून पीती है। फीमेल जो मॉस्किटो है ना, प्लीज है, वो मनुष्य का क्या करे, खून को पीती है। सोचो, मेल साहब तो पूरा भगत है, मेल साहब क्या भाई नेक्टर पूछा रहता, पुजारी है, भगत है, और वही फीमेल क्या माँ जो भी मिलता है चबा वबा फिट कर देती है। तो वही मेल क्या होगा, नेक्टर खाता पीता है, और वही मॉस्किटो फीमेल है ना, प्लीज खून पीती है। क्या पीती है? खून पीती है। लेकिन मोस्टली डायोसियस। लिख लो फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, आंतरिक होता है। मोस्टली ओविपेरस, बात समझ में आया? लिखा गया है मोस्टली फर्टिलाइजर यूजुअली इंटरनल, यानी समानता क्या होता है? आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। जबकि मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस में अंडा देने वाला, जो जब क्या अंडा देता है उसको ओविपेरस कहते हैं, और जो बच्चा पैदा करता है उसको विविपेरस कहते हैं। बात समझ आया? तो ये मोस्टली लिखा गया ओविपेरस होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं, एग लेइंग होते हैं। साथ में लिखा गया डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो मक्खी, मच्छर, काकरोच सबका अपना अपनी